हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइनरी नेट JRF। सो आज जो हम पेपर 2 का सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एंड इसमें जो मैंने रेफरेंस बुक्स का यूज़ किया है वो है केनेथ एच रॉसन एंड शाम्स आउटलाइन फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट मैं इसलिए स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉमन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देन इसमें जो ग्राफ थ्योरी का यूज़ है वो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में भी देखने को मिल जाएगा। सो इस सब्जेक्ट से ऑलरेडी बच्चे पहले फेमिलियर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से एक क्विक रिवीजन लेंगे इस यूनिट का सो दैट हमारा एक बेस बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है? Discrete mathematics is the part of mathematics devoted to study of discrete objects. Here discrete means consisting of distinct और unconnected element. डिस्टिंक्ट या फिर अनकनेक्टेड एलिमेंट का क्या मतलब है कि वो सेपरेट हैं एक दूसरे से। जिन ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि 2 पर्सन्स खड़े हैं, 3 पर्सन्स खड़े हैं, पर हम कभी ये नहीं कह सकते कि देखो 2.5 पर्सन्स खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रीट नहीं है। ठीक है, पर कंटिन्यूअस में जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूअस आती हैं, पर डिस्क्रीट में ऐसा नहीं है। डिस्क्रीट में कैसी वैल्यूज़ होती हैं? हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं। और इसको पढ़ना हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है वो किस फैशन में स्टोर होती है? वो होती है स्टोर डिस्क्रीट फैशन में। सो इट इज़ द बेसिस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और इसलिए ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। और क्या रीज़न है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का? सबसे पहला तो ये हमारी मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एबिलिटी है चीज़ों को समझने की, क्रिएट करने की, वो डेवलप करता है। सेकेंडली जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है वो गेटवे है जो हमारे एडवांस कोर्सेज है उनके लिए, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिदम्स है, डेटाबेस थ्योरी है, देन ऑटोमेटा थ्योरी है, कंपाइलर थ्योरी है। तो इन सब में कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज़ देखने को मिलेगा। आप पूरे कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोई ना कोई लॉ अप्लाई कर रहे होंगे। देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कौन से सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं? उसमें से सबसे पहला आ गया लॉजिक, सेट थ्योरी, देन नंबर थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, देन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, देन कॉम्बिनेटोरिक्स, ग्राफ थ्योरी, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे क्या हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज़ करके कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमें चेक करना हो, हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज अ वैलिड पासवर्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, राइट? देन इज देयर अ लिंक बिटवीन 2 कंप्यूटर्स ए नेटवर्क और नॉट, ये भी आप डिस्क्रीट से चेक कर सकते हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए लॉटरी? प्रोबेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रीट, सो यू कैन चेक दिस प्रॉब्लम टू। देन हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डू अ सॉर्टिंग? Then how can it be proved that a sorting algorithm correctly sorts a list? So बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो देखने को मिलेगी। सो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो आज हम इसमें कवर करेंगे वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक के बेसिक्स। और इसमें क्या क्या आ जाता है? प्रोपोजिशनल लॉजिक, एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, then propositional equivalences, then predicates and quantifiers. So मान के चलिए कि propositional logic से भी क्वेश्चन आता है और predicates and quantifiers से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं। देन नेस्टेड क्वांटिफायर्स आ गया, रूल्स ऑफ इंटरफेरेंस भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक क्या होता है? हमारे पास एक सिस्टम या फिर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिनको हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस में, किसके लिए? एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो द रूल्स ऑफ लॉजिक गिव प्रिसाइज मीनिंग टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अगर आपने पहले भी डिस्क्रीट मैथ पढ़ा है तो आपको पता होगा जो हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं वो इसमें वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो क्या करता है, हमारी जो बड़ी बड़ी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको क्या करता है? एक प्रिसाइज मीनिंग दे देता है। ठीक है, द रूल्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड मैथमेटिकल आर्गुमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स एंड वैलिड एंड इनवैलिड? हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं हमारी? वो होती हैं ट्रू और फॉल्स।
और जो हमारी आर्गुमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। सो इसलिए हम आर्गुमेंट्स के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वैलिड और इनवैलिड, और स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स। तो इस चीज़ को आप याद रखना। देन इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिक इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग। लॉजिक हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशन टू कंप्यूटर साइंस। ऑब्वियसली ये जो रूल्स हैं लॉजिक के, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में। फॉर डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर सर्किट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फिर वेरिफिकेशन के लिए कि आपका प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं है, और भी बहुत सारी प्लेसेस पे जो है लॉजिक का यूज होता है। तो जो एरिया जो प्रोपोजिशंस के साथ डील करता है, प्रोपोजिशंस मीन्स जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो एरिया स्टेटमेंट्स के साथ डील करता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स के साथ डील करता है, उस एरिया को बोला जाता है प्रोपोजिशनल कैलकुलस और प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो चलिए आगे चेक करते हैं। सो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब क्या है कहने का कि प्रोपोजिशन क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट होती है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव का क्या मतलब है कि वो आपको कुछ बता रही है, उल्टा आपसे कुछ पूछ नहीं रही, ठीक है। मतलब क्वेश्चन टाइप जो स्टेटमेंट्स है वो नहीं, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो क्या होगी, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, बट एट द सेम टाइम बोथ नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आइस फ्लोट्स इन वाटर, यस इट इज ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। देन चाइना इज इन यूरोप, ये भी एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। 2+2 = 4 एंड 2+2 = 5, ये भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। बस अब इसमें हमें ढूंढना है कि इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड वाली स्टेटमेंट ट्रू है, एंड चाइना इज इन यूरोप एंड 2+2 = 5, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, फॉल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं हम। अब जैसे हमें ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं, व्हाट टाइम इज इट, रीड दिस केयरफुली, x+1 = 2, x+y = z। सो ये जो हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये प्रोपोजिशंस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये डिक्लेरेटिव नहीं है, ये हमें कुछ डिक्लेयर नहीं कर रही है, ठीक है। और जो हमारी स्टेटमेंट 3 and 4 हैं आर नॉट प्रोपोजिशन बिकॉज दे आर नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हम डिक्लेरेटिव या फिर प्रोपोजिशन कब बोलेंगे, जब हमें x की वैल्यू दी गई होगी। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको बता सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, पर जब तक हमें x की वैल्यू पता नहीं चलेगी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, हमारी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं हमारी, इस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये स्टेटमेंट हमारी प्रोपोजिशंस नहीं कहलाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देन प्रोपोजिशन वेरिएबल्स। प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स या फिर सेंटेंशियल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? वो वेरिएबल्स जो हम यूज करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि कन्वेंशनली हम क्या यूज करते हैं, P, Q, R, S अपनी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हमारी प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू होगी तो उसको T से डिनोट किया जाएगा, और अगर उसकी वैल्यू F फॉल्स होगी तो उसको F से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। प्रोपोजिशंस जो होते हैं, जो एटॉमिक प्रोपोजिशंस होते हैं वो कौन से प्रोपोजिशंस होते हैं, या फिर जो प्रिमिटिव प्रोपोजिशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसकी हम आगे एग्जांपल देखेंगे अभी। प्रोपोजिशनल लॉजिक हमें किसने दिया था? ये दिया था ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने। और कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एक या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशंस, ठीक है। ये बनती कैसे हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके। अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है? एटॉमिक या फिर प्रिमिटिव प्रोपोजिशन है। क्यों? क्योंकि हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। पर अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, रोजेज आर रेड एंड वॉयलेट्स आर ब्लू एंड जॉन इज स्मार्ट और ही स्टडीज एवरी नाइट, तो इसमें 3 प्रोपोजिशंस का यूज किया गया है। फर्स्ट कौन सी है? रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, ठीक है। फिर जॉन इज स्मार्ट एंड ही स्टडीज एवरी नाइट, तो ये क्या है? कंपोजिट प्रोपोजिशन है। तो इसको हम जो है और ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है वो कौन सा है? नेगेशन है। लेट P बी ए प्रोपोजिशन, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ P कैसे डिनोट किया जाएगा? इस साइन के साथ। देन हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? या तो हम बोलेंगे इट इज नॉट द केस दैट P, और इट इज नॉट ट्रू दैट, और इट इज फॉल्स दैट, ठीक है। इसको रीड कैसे किया जाता है? नॉट P
और द वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ P, नेगेशन P इज द अपोजिट ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P। मतलब अगर हमारे पास किसी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो नेगेशन P की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। और अगर किसी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो नेगेशन P की वैल्यू क्या होगी, ट्रू। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मिकेल्स PC रन्स लाइनक्स। तो अब इसका निगेशन हम कैसे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट इज नॉट द केस दैट मिकेल्स PC रन्स लाइनक्स, और इसको और सिंपली कैसे बोल सकते हैं, मिकेल्स PC डज नॉट रन ऑन लाइनक्स। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज नॉट ट्रू दैट मिकेल्स PC रन्स लाइनक्स, और इट इज फॉल्स दैट मिकेल्स PC रन्स लाइनक्स। तो ये डिफरेंट जो नोटेशंस हैं हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। कई बुक्स में ऐसे दिया जाता है, कई बुक्स में ये सिंबल यूज किया जाता है, कई बुक्स में P के ऊपर बार लिखा जाता है। तो ये अलग अलग बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस हैं नेगेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। सो एक और एग्जांपल है इसकी, वंदना स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। अब इसका नेगेशन हम कैसे बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट द केस दैट, और इट इज फॉल्स दैट वंदना स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। या थोड़ा और सिंपली इसको कैसे हम कह सकते हैं, वंदना स्मार्टफोन डज नॉट हैव एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी। और इससे भी अगर सिंपली हमें कहना हो तो वंदना स्मार्टफोन हैज लेस देन 32 GB ऑफ मेमोरी। सो ये डिफरेंट तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास जो लॉजिकल कनेक्टिव आता है वो आता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब आपको पता है, दैट मीन्स एंड, और इसको कौन से सिंबल से हम डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। ये क्या करता है, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। लेट P and Q बी द प्रपोजिशंस, द कंजक्शन ऑफ P and Q जो कि डिनोटेड बाय दिस सिंबल, उसको हम कैसे बोलते हैं, P and Q। अब इसके ट्रूथ टेबल की तरफ देखूं तो अगर दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो जो हमारी कंजक्शन की वैल्यू भी ट्रू आएगी, अदरवाइज हमारे कंजक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आइस फ्लोट्स इन वाटर एंड 2 + 2 = 4, ठीक है। देन चाइना इज इन यूरोप एंड 2 + 2 = 4। अब अगर पहली स्टेटमेंट में देखें तो आइस फ्लोट्स इन वाटर ट्रू है, ठीक है, एंड 2 + 2 = 4 ये भी ट्रू है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कि ये स्टेटमेंट जो ये कंजक्शन लगा के हमने बनाई है ये ट्रू है। सेकंड, चाइना इज इन यूरोप, ये फॉल्स है पर ये ट्रू है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स, ठीक है। आइस फ्लोट्स इन वाटर एंड 2 + 2 = 5, तो ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट और ये वाली भी फॉल्स है, तो वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। देन चाइना इज इन यूरोप एंड 2 + 2 = 5, दिस बोथ आर फॉल्स, राइट। सो सॉरी, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है दिस इज ट्रू, पर तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, क्योंकि व्हेन वन वैल्यू इज ट्रू एंड अदर इज फॉल्स। देन चाइना इज इन यूरोप एंड 2 + 2 = 5, ये दोनों ही क्या हैं, फॉल्स वैल्यूज हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम्पल दी है, पर एग्जाम्पल से पहले कभी कभी लॉजिक में हम क्या करते हैं, बट वर्ड का भी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एंड। सो ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग बट इट इज रेनिंग, तो इसका कहने का क्या मतलब है, द सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बट कभी कभी एंड के जगह भी यूज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल P हम इसको ले लेते हैं, रेबेकाज PC हैज मोर देन 16 GB हार्ड डिस्क स्पेस, और इस वाली को क्या लिया है इन्होंने, Q। द प्रोसेसर इन रेबेकाज PC रन्स फास्टर देन 1 GHz। तो इसका कंजक्शन कैसे होगा, सिंपली हम एंड लगा देंगे बीच में, ठीक है। और सिंपली अगर हम इसे देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेबेकाज PC हैज मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस एंड इट्स प्रोसेसर रन फास्टर देन 1 GHz, ठीक है। दो बार नाम यूज करने के बजाय उसका हमने क्या कर दिया, इट्स प्रोसेसर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब अगर इनकी ट्रूथ वैल्यू की बात करें तो ये दोनों की जो इन दोनों की कंजक्शन का जो हमारे पास आंसर ट्रू तभी आएगा जब ये दोनों कंडीशंस, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास इंडिविजुअली क्या होंगी, ट्रू होंगी, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आता है दैट इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल में क्या आता है कि अगर आपके दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं देन ऑल्सो आंसर विल बी ट्रू। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है तब भी आंसर ट्रू ही रहेगा। फॉल्स की कंडीशन कब आएगी? जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो हमारा जो आंसर है ट्रूथ टेबल का वो भी फॉल्स रहेगा। ठीक है, और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? पी और क्यू। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। Rebecca's PC has more than 16 GB free hard disk space. The processor in Rebecca's PC runs faster than 1 GHz. तो सिंपली हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में और प्लेस कर देना है जिससे हमारा क्या बन जाएगा? डिसजंक्शन बन जाएगा। देन नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव इज एक्सक्लूसिव और। ये आपने डिजिटल लॉजिक में भी पढ़ा होता है। इसमें हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? विद दिस साइन। और इसका ट्रूथ टेबल क्या कहता है कि अगर इफ वन ऑफ द वैल्यू इज ट्रू देन द आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज द आंसर विल बी फॉल्स। मतलब जब दोनों वैल्यूज या तो फॉल्स होंगी या तो ट्रू होंगी तो वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स रहेगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है हमें? एक स्टेटमेंट पी दी है जिसमें क्या बोलता है कि ए स्टूडेंट कैन हैव सैलेड विद डिनर। और एक स्टेटमेंट क्यू दी है जिसमें क्या कहता है? ए स्टूडेंट कैन हैव सूप विद डिनर। अब इन दोनों का अगर हम एक्सक्लूसिव और करेंगे तो उसका आंसर ट्रू तभी आएगा जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होगी। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अ स्टूडेंट कैन हैव सूप और सैलेड। मतलब या तो सूप ले सकता है या तो सैलेड, बट नॉट बोथ विद डिनर। मतलब एक वैल्यू ट्रू होगी दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी तभी आंसर क्या आएगा हमारे पास? ट्रू। और इसको कैसे और बोला जाता है? ए स्टूडेंट कैन हैव ए सूप और ए सैलेड विद डिनर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इम्प्लीकेशन साइन के साथ। और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? इफ पी देन क्यू। ठीक है, अब अगर इसके ट्रूथ टेबल की बात करूं तो ट्रूथ टेबल में अगर हमारे पास एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है तब जो हमारे ट्रूथ टेबल में इसकी वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी। दैट इज दिस केस। अदरवाइज जो क्या है हमारी जो वैल्यूज हैं इसकी वो ट्रू रहेंगी। ठीक है, अगर मैं इसको रीड करूं, इन द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू। पी जो है हमारी वो क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है और एंटीसीडेंट और प्रीमाइस। और क्यू को हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें वेरियस टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट बिकॉज पी इम्प्लाई क्यू asserts that Q is true on the condition that P holds। कहने का मतलब क्या है? अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू होगा और हमारा कंक्लूजन फॉल्स होगा तो हमारी वैल्यू भी क्या रहेगी? फॉल्स रहेगी। इसमें वैरायटी ऑफ टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे ये जो हमारा P इम्प्लाइज Q यूज किया जाता है। दैट इज इफ P देन Q। अगर ऐसे दे रखा है तो ये भी जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है। देन इफ P Q, P इज सफिशिएंट फॉर Q। सो ये जितनी भी हैं हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल्स जो है एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैं करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। देन लास्ट हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है जो वो कौन सा है? बाय कंडीशनल, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे विद दीज टर्मिनोलॉजीज एंड एग्जाम्पल्स। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे विद द सेम हैंडल नेम, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू।